हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो लाइए, तो उन सभी के कमेंट को देखते हुए आज मैं आपको क्लास 12 हिंदी के 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, यानी कि 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। और ये जो आपके 21 क्वेश्चंस होंगे ये 12th हिंदी व्याकरण के 7 अलग अलग टॉपिक से होंगे, यानी कि 7 टॉपिक्स को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग 12th में हैं और 12th में चाहते हैं कि हिंदी में मैं अच्छा मार्क लेकर आऊं, तो आप लोगों को क्या करना है, जो कुछ मैं आपको बताता हूं वो सभी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए 7 टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, 21 क्वेश्चन रहेंगे, एक टॉपिक के मैं आपके 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो 7 टॉपिक है, 3 क्वेश्चन, तो 21 क्वेश्चन टोटल मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, वाक्य संशोधन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह और भी वीडियो में लेकर आऊं, तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। तो इसमें मैं आपको 3 मुहावरे आज बताऊंगा। ठीक है, ये पहला वीडियो है हमारी सीरीज का। एक वीडियो में ऐसे लेकर आता रहूंगा, आप लोग स्टडी करते रहिएगा। ठीक है, थककर आपको नहीं बैठना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे, तभी आप हिंदी में 95% प्लस मार्क लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, इसमें आपको करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, आप काज महाकाज। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और लिखा रहेगा कि निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए, आप काज महाकाज इतना दिया रहेगा, आपको अर्थ लिखना है, अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, ये आपको अर्थ लिखना है। अब देखिए, ये जो वाक्य प्रयोग यहां पर हेडिंग है, ये आपको यहां नहीं डालना है, या ये इस प्रकार से डालना है नीचे। ठीक है, पहले क्वेश्चन रहेगा, उसका अर्थ आपको लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग नीचे करना है। यहां पर थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, तो वो आपको विशेष करके ध्यान देना है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग आप ऐसे हेडिंग डालेंगे नीचे, फिर लिखेंगे जो आपका क्वेश्चन है, इसी को वाक्य में प्रयोग करना है, यही है आपका वाक्य प्रयोग। ठीक है, जैसे देखिए, महेश के लिए दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण कार्य का भी कोई महत्व नहीं होता, उसका तो यही मानना है कि आप काज महाकाज। ठीक है, यहां पर जा लिख दीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो जा लिख दीजिएगा। तो यहां पर अगर आपका आप काज महाकाज जो क्वेश्चन था वो अगर इस वाक्य में आ गया तो समझ लीजिए आपने वाक्य प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, पहले ये दिया रहेगा, इसका अर्थ लिखना है, अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण, फिर नीचे वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के इस क्वेश्चन को वाक्य में प्रयोग करना है। महेश के लिए दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण कार्य का भी कोई महत्व नहीं होता, उसका तो यही मानना है कि आप काज महाकाज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो था इस वाक्य में आ गया, तो ये वाक्य प्रयोग होगा। ऐसे देखिए, घाव पर नमक छिड़कना, दूसरा क्वेश्चन हमारा है घाव पर नमक छिड़कना, तो इसका मतलब होगा दुखी को और दुखी करना। घाव पर नमक छिड़कने का मतलब, एक तो ऑलरेडी घाव है, ऊपर से आप नमक छिड़क रहे हैं, यानी कि दुखी व्यक्ति को और ज्यादा दुखी करना। ठीक है, तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग आप फिर नीचे हेडिंग डालेंगे, नीचे आपको डालना है यहां पर। ठीक है, ऐसे डालना हेडिंग आपको, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग ऑलरेडी लिखा है तो वाक्य प्रयोग फिर अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो देखिए, तुम उस विधवा को ताने देकर उसके घाव पर क्यों नमक छिड़क रहे हो। देखिए क्या कहा गया कि तुम उस विधवा को ताने देकर उसके घाव पर क्यों नमक छिड़क रहे हो। देखिए, वो ऑलरेडी विधवा है, उसको ताने मार मार कर तुम उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। ठीक है, उसको डबल परेशानी में डाल रहे हो, प्रॉब्लम में। तो इस प्रकार से आपका वाक्य प्रयोग होगा, जो घाव पर नमक छिड़कना है वो इस वाक्य में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ क्या होगा, ईर्ष्या होना। ठीक है, छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना या ईर्ष्या होना। ठीक है, आगे देखिए वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, मेरे लड़के के सरकारी अफसर बन जाने पर रिश्तेदारों की छाती पर सांप लौटने लगा, यानी कि जैसे ही मेरा बेटा सरकारी अफसर बना, रिश्तेदार जो थे उनकी छाती पर सांप लौटने लगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको पहला टॉपिक जो बताया, इसमें मैंने 3 महत्वपूर्ण मुहावरे बताए। ठीक है, अब देखिए दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक समझते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद में आपको बहुविकल्पीय दिया जाएगा, आपको उसका संधि विच्छेद सही वाला चूज करके लिखना है। ठीक है, तो यहां पर संधि विच्छेद में हमें क्या करना है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या चौथा भावुक का संधि विच्छेद है। भावुका का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सही वाला ऑप्शन आपको चूज करके लिखना है। ठीक है, तो वहां पर गड़बड़ी कोई नहीं होगा। देखिए यहां पर मां है, इसके जगह पर भा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका भा है, भव धन उकाह, खा है भाव धन अकाह, गा है भो धन उकाह, घा है भाव धन उकाह। तो देखिए भावुका का सही संधि विच्छेद होगा भव धन उकाह, तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे ही आपको जो राइट आंसर है उसको चूज करके लिखना है। ठीक है, ये भव धन उकाह लिखा है, मैं साइड में लिख देता हूं। देखिए ये वाला राइट आंसर होगा भव धन उकाह। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, यही आपका लिखा हुआ है। ऐसे देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा है, यानी कि संधि विच्छेद जो दूसरा हमारा है, शुक्लांबरम का संधि विच्छेद है। शुक्लांबरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है सुधन क्लांबरम, खा है शुक्ला धन अंबरम, गा है शुक्ल धन अंबरम, घा है शुक्ल धन अंबरम। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा आपका राइट आंसर होगा। अब आप लोग कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि सर गा वाला और घा वाला ऑप्शन लगभग सेम है। तो देखिए इसमें थोड़ा प्रिंट में गड़बड़ी है, इसमें ला रहेगा, ला पर आ का मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में सेम नहीं आ सकता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा कभी कभी गलती हो जाता है। तो शुक्ला धन अंबरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये गा वाला ऑप्शन सही होगा, शुक्ल धन अंबरम। अगर ला पर आ का मात्रा भी लगा है तब भी वो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आ और आ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए शुक्ल आ रहा है। ठीक है, और ये छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं, तो एक गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे देखिए 6 नंबर पित्रादेशा का संधि विच्छेद है। का है पित्राधन आदेशा, खा है पितरधन आदेशा, गा है पित्राधन देशा, घा है पितृधन आदेशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पितृधन आदेशा। इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन रहेगा पितृ, ठीक है, धन आदेशा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका आएगा इस प्रकार से। तो ये घा वाला ऑप्शन इस प्रकार से होना चाहिए, तो ये आपका घा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, लेकिन ये सब राइट नहीं है क्योंकि त्रा लगा है, ये पितर है, तो ये ऑप्शन नहीं सही है, ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये 3 संधि विच्छेद थे जो आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो तीसरा टॉपिक है, देखिए विभक्ति और वचन। ठीक है, विभक्ति और वचन, इसका मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें विभक्ति और वचन की पहचान कीजिए। जैसे देखिए आत्मने, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन, गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, घा है सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो आत्मने में कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। तो जितना क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे देखिए 8वां क्वेश्चन है आत्मानव, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है तृतीय विभक्ति बहुवचन, खा है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, घा है पंचमी विभक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, यानी कि आत्मनव में द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। तो आत्मन के जितने भी विभक्ति और वचन है उनको आपको तो याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है आत्मनाम, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है द्वितीय विभक्ति एकवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन और घा है सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो आत्मनाम में षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसे ही आपको विभक्ति और वचन की पहचान करके इसमें लिखना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना चीजें समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शब्द युग्म। ठीक है, जो हमारा चौथा टॉपिक है ये है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब नाम से आपको पता चल रहा होगा, शब्द युग्म यानी कि शब्दों का जोड़ा। ठीक है, पेयर्स। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जैसे देखिए 10 नंबर है उच्छृंखल और उद्दंड। ठीक है, इन दोनों का शब्द युग्म है। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है, इसका अर्थ नीचे लिखा हुआ है, तो जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। आपको सही वाला आंसर इसमें चूज करना है। ठीक है, तो देखिए का वाला है तत्पर उद्धत, खा है अवांछनीय साहसी, गा है नियमबद्ध ना होना, जो दंड से ना डरता हो, घा है अन्याय से उत्पन्न भय, डर से उत्पन्न व्याकुलता। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर गा, नियमबद्ध ना होना, जो दंड से ना डरता हो। देखिए उच्छृंखल का मतलब होता है नियमबद्ध ना होना, उदंड का मतलब होता है जो दंड से ना डरता हो। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें दो शब्द दिए रहेंगे, दोनों के अर्थ आपको सही सही अर्थ इसमें चूज करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे देखिए 11 नंबर है हमारा अंश अंशु। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? का है भाग और सूर्य, खा है सूर्य और भाग, गा है भाग और किरण, घा है भाग और वरुण। तो अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब होता है सूर्य, तो भाग और सूर्य इसका राइट आंसर होगा। तो 11 का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, 12 नंबर अली आली। ठीक है, अली आली इसका मतलब क्या होगा? का है भौरा और सखी। ठीक है, का है भौरा और सखी, खा है भौरा और कली, गा है कली और भौरा, घा है सखी और भौरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भौरा और सखी। अली का मतलब भौरा और आली का मतलब सखी, तो अली और सखी। तो ऐसे ही आपको शब्द युग में अर्थों को सही सही चूज करना है। ठीक है, तो ये समझ में आपके आ गया। इतना बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको अच्छे से समझाया। ऐसे ही क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते रहिए और अपना हिंदी की तैयारी करते रहिए। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब क्या होता है? एक ही शब्द के कई अर्थ, जैसे आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे पहले, वैसे ही शब्द अर्थ है। ठीक है, जैसे देखिए गुड़, गुड़ के कई और अर्थ हैं, उसको आप बताइए। गुड़ का स्वभाव भी होता है। ठीक है, सभी को पता है गुड़ का स्वभाव भी होता है। ठीक है, विशेषता भी होता है गुड़ का, विशेषता। ठीक है, सभी को पता है विशेषता को भी हम गुण कहते हैं। जैसे आपकी विशेषता क्या है, आपके अंदर गुण क्या है। ठीक है, और कौशल, ये सब आपके गुण के पर्यायवाची शब्द होंगे, यानी कि अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, अन्य अर्थ। तो गुण का आप लिख सकते हैं स्वभाव, विशेषता, कौशल। ठीक है, तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए, सॉरी, ये आपका शब्द अर्थ है, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरा हमारा है लक्ष्य। लक्ष्य का और बताइए उद्देश्य हो गया। ठीक है, जैसे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, यानी कि लक्ष्य क्या है। ठीक है, लक्ष्य का उद्देश्य हो गया। निशाना लगाने का स्थान हो गया, निशाना लगाने का स्थान ठीक है, और एक और आप लिख सकते हैं, नीचे मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ध्येय, लक्ष्य का आप ध्येय भी लिख सकते हैं। तो ये सब इसके कई अर्थ हैं। जैसे देखिए उद्देश्य हो गया लक्ष्य का, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, ऐसे निशाना लगाने का स्थान, उसको भी हम लक्ष्य बोलते हैं, ध्येय। ठीक है, ये आपके इसके पर्यायवाची शब्द हैं। शिव का क्या होगा? महादेव। शिव का क्या होगा पर्यायवाची? महादेव। महेश, मंगल। ठीक है, महादेव, महेश, मंगल। ठीक है, और कल्याण। ठीक है, ये सब आपके शिव के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, तो ये सब आपके पर्यायवाची शब्द होंगे शिव के। तो शब्द अर्थ में क्या होता है, हम पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ लिखते हैं। जैसे गुण का स्वभाव, विशेषता, कौशल, लक्ष्य का उद्देश्य, निशाना लगाने का स्थान और ध्येय, और शिव का महादेव भी इनको कहते हैं, महेश, मंगल, कल्याण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शब्द अर्थ लिखना होता है। सभी समझ में आ गया? किन्हीं दो के आपको जैसे अर्थ लिखना है तो आप लिख लेंगे आसानी से। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द चूज करना है। जैसे देखिए तीनों लोगों का समूह, इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तीनों लोगों का समूह, इसको हम कह सकते हैं त्रिलोक। ठीक है, तीनों लोगों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? त्रिलोक। मैं यहीं पर लिख देता हूं त्रिलोक। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरा है 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष के समय को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं बताइए आप लोग? 100 वर्ष का समय, शताब्दी, जिसे हम अंग्रेजी में सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, तो शताब्दी, 100 वर्ष के समय को हम कहते हैं शताब्दी। ठीक है, ऐसे देखिए 18 नंबर, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्य में, उसे हम क्या कहते हैं एक शब्द में? सत्यनिष्ठ। जैसे आप हैं, आपका सत्य में दृढ़ विश्वास है तो मैं आपको सत्यनिष्ठ बोल सकता हूं एक वर्ड में। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इन सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो ये भी टॉपिक समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है?
तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाक्य संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? करेक्शन। संशोधन का मतलब होता है करेक्शन, यानी कि शुद्धिकरण। कोई चीज में गलती है उसको आप शुद्ध करके लिखिए, उसको सही करके लिखिए। जैसे देखिए यहां पर है प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, तो यहां पर क्या होगा? प्रधानमंत्री, कई प्रधानमंत्री थे या एक ही थे? तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे को आप लिखेंगे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। ठीक है, दिया था, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो छोटी छोटी गलतियां होंगी, उनको आप सही करके लिखिए, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। ऐसे देखिए हमारा 20 नंबर जो है, मेरा प्राण संकट में है, इसमें गलती क्या है बताइए? मेरे प्राण संकट में है, इस प्रकार से आप लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो थोड़ी थोड़ी गलतियां वही आपको सही करना है। मेरे प्राण संकट में हैं। ठीक है, में हैं, इस प्रकार से आप लिखिए। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, यानी कि सेम टू सेम आपको नहीं उतारना है, सही करके लिखना है, क्योंकि उसमें गलतियां जरूर होंगी, वही आपको सही करना है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर हम देखेंगे। पद्मा बहुत बुद्धिमान शिक्षिका है। ठीक है, इसमें गलती क्या है? तो देखिए यहां पर छोटी सी गलती है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, पद्मा जब आप लिखें तो नीचे ऐसे लगा दें। ठीक है, ये नीचे लगा दें। ठीक है, ऐसे। तो पद्मा बहुत बुद्धिमान शिक्षिका है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें, बाकी को क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग ऐसे ही रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें। तो आप लोग इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।